Hi everyone, now you can follow me on Unacademy. Unacademy is India's largest learning free online platform और वहाँ पे मैं कोर्सेज डालती हूँ रिलेटेड टू इंटरनेट कॉमर्स. तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे कोर्सेज को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं. वहाँ पे सारे कोर्सेज मेरे जो हैं वो फ्री हैं. ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से. तो आज का वीडियो है ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. ओके, तो ये जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है ये है नई एडेड यूनिट चेंज इन सिलेबस के बाद. अभी रिसेंटली एनटीए ने चेंज किया था सिलेबस, तो उस चेंज सिलेबस आने के बाद जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है ये नई यूनिट एड ऑन हुई है हमारे सिलेबस में. तो क्योंकि नई यूनिट है, स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कैसे इस यूनिट को पढ़ें. और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि टू मेक अ वीडियो ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. तो इसीलिए मैं आज ही यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और इसमें हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में सबसे पहले जान लेंगे कि सिलेबस क्या है और उसके बाद हम लोग इसमें टॉपिक वाइज पढ़ाई भी करेंगे. और ये क्रैश कोर्स जो है इसका ये पहला पार्ट है. तो मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा टू दोज हु नीड दिस वीडियो. ओके, तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट है और इसका जो वेटेज है वो 10 क्वेश्चन है. दैट मीन्स 10 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाएंगे. तो आप बिल्कुल भी इस यूनिट को जो है इग्नोर नहीं कर सकते. बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है अगर आपने लॉज को अच्छी तरीके से समझ लिया है. ठीक है, सिलेबस किसी भी यूनिट को पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है. अगर हमें सिलेबस अच्छे से पता पड़ गया तो उसके बाद इजी हो जाता है स्ट्रैटेजी बनाना और किस तरीके से हमें उस यूनिट को पढ़ना है ये भी क्लियर हो जाता है. तो टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ. तो ये है, सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके एलिमेंट्स हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, फिर है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, फिर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस मोटा मोटा आप पढ़ ही लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. फिर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, उसके टाइप्स, डिसऑनर, डिस्चार्ज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एक्ट्स हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़े हैं. तो इस बार सिलेबस जो है वो चेंज हुआ, ये यूनिट नई नई ऐड हुई है. तो मुझे नहीं लगता अभी इतना डीप में जाने की जरूरत है, इससे इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे. यू जस्ट हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज एक्ट्स. मतलब सरफेस लेवल पे आप सारे एक्ट्स की नॉलेज लेके चलिए और थोड़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. सारा प्रिपेयर करने चलेंगे तो सारी यूनिट्स, तो आपका सारा टाइम इसी यूनिट में चल आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर भी यही सिलेबस आगे जो है कंटिन्यूड है. यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट तो हम लोग ने पहले भी पढ़ते थे, कंपनीज एक्ट है यहाँ पे. ठीक है, फिर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका स्ट्रक्चर, एलएलपी. देखिए हम लोग ने कहीं ना कहीं लॉज को पढ़ा है बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, या तो जो सीए में पढ़े हैं उनके लिए इजी हो जाएगा इस यूनिट से डील करने का. बट अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट, आपने सिर्फ बीकॉम एमकॉम किया है तो फिर हाँ आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा. बट डरने की कोई बात नहीं है, जैसे आप सारे यूनिट्स प्रिपेयर करेंगे वैसे इस यूनिट को भी प्रिपेयर करेंगे. बट हाँ इसमें थोड़ी अलग आपको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी. ओके, फिर है यहाँ पे कंपटीशन एक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव और उसका मेन प्रोविजन. फिर है ये कंपटीशन एक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये यहाँ पे आ गया है. फिर है आईटी एक्ट. ठीक है, फिर आरटीआई एकदम नया एक्ट है, इसमें ऐड हुआ है, कभी नहीं पूछा गया है इससे रिलेटेड, तो ये पढ़ना है. फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स. ये का क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस का था. ये आपको लीगल एस्पेक्ट्स के लिए पढ़ना है. तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है दूसरे यूनिट से उठा के दूसरी यूनिट में डाला गया है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था. और बस सिलेबस कहीं ना कहीं आपका अंत में वही है, बस कैटेगराइजेशन अलग अलग हो गया. और हाँ कुछ नया एड ऑन तो हुआ ही है, ऑब्वियसली उसको आपको पढ़ना पड़ेगा. फिर यहाँ पे नया जो आया है पिक्चर में दैट इज जीएसटी. जीएसटी अभी कभी भी नहीं पूछा गया था, 2017 से लेकर 2019 तक कभी भी जीएसटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है एनटीए कॉमर्स में. बट हाँ अब जीएसटी भी आ गया है हमारी सिलेबस में, तो इसको भी आपको पढ़ना है. इसके क्या पढ़ना, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोविजन, क्या बेनिफिट हुआ, इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है और वर्किंग डुअल जीएसटी जो होता है वो कैसे चलता है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा. हम लोग अपने चैनल पे सीरियल वाइज कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को, जितना भी है मेन इंपॉर्टेंट.
तो इम्पोर्टेंट देखिए, सारा सिलेबस डिस्कस करना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम लोग आपको मेन चीजें बता सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँ, यहाँ पे मैं आपको बताती रहूंगी। और ज्यादा डिटेल कोर्सेज के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें। और सारे यूनिट्स, अगर आपको सारे यूनिट्स के नोट्स लेने हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारे नोट्स अवेल कर सकते हैं। ओके, तो वो एक बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे तो जो YouTube पे हो रहा है अगर वो साथ साथ चलता चलेगा। तो आज जो मैंने यूनिट चूज की है फॉर आवर क्रैश कोर्स ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के लिए, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कॉम्पिटिशन एक्ट इसलिए चुना है क्योंकि आप लोग में से कई ज्यादा लोग इससे ज्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट में पूछा जाता था। ओके, तो शुरू करते हैं इसको जल्दी से। तो कॉम्पिटिशन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था किसको रिप्लेस करने के लिए, टू रिप्लेस द MRTP एक्ट 1969। तो MRTP एक्ट क्या था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट था 1969 का। उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको हटाने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को लागू किया गया था। ओके, सो MRTP एक्ट इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया करेंटली। ऑब्वियसली जब उसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, तो अब वो इंडिया में इस वक्त टाइम लागू नहीं है। और इसको कॉम्पिटिशन एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया गया था सितंबर 1, 2009 से, विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1, 2009। तो इम्प्लीमेंट कॉम्पिटिशन एक्ट तो बना था 2002-2003 में, बट इसको पूरी तरीके से कब रिप्लेस किया गया, 2009 में। और जो MRTP की कमीशन थी उसको रिप्लेस किया गया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो MRTP की कमीशन जो पहले वर्क करी थी उसको किसने रिप्लेस किया, CCI ने, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा जान लेते हैं MRTP के बारे में भी, क्योंकि उसको रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया था। तो एक दत्त कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन, उसके कहने पे MRTP एक्ट जो था उसको इनैक्ट किया गया था 1969 में, ताकि जो कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर है वो थोड़े ही थोड़े रिच, थोड़े अमीर लोगों के हाथ में वो कंसंट्रेशन ना रहे। वो जो इकोनॉमिक पावर है, वो जो पावर होती है, वो थोड़े लोगों, जो रिच अमीर लोग हैं, उनके हाथ में ना रहे और इवेंटली स्प्रेड हो। इसको देखने के लिए MRTP एक्ट को लागू किया गया था। और ये एक्ट किस लिए था, जो मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली आप जानते हैं ना, एक छत्र राज, मोनोपोली में एक सेलर होता है, वो सारी चीजें डिफाइन करते, सारी चीजें डिसाइड करता है। तो वो जो मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं कि एक ही बंदा सारा चीज कंट्रोल करेगा और किसी का हक नहीं होगा, और जो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, कम करती हैं, सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो है वो MRTP एक्ट लागू किया गया था। बट उसको भी रिप्लेस कर दिया गया किससे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से। ये इसकी थोड़ी कहानी थी, थोड़ी थी। अब आते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 पे कि ये है क्या। ओके, सो इट इज अ टूल to implement and enforce competition policy and to prevent and punish anti-competitive business practices by firms and unnecessary government interference in the business. Competition laws is equally applicable on written as well as oral agreement arrangements between the enterprises or persons. Okay. So Competition Act 2002 क्या एक ऐसा टूल है। कंपटीशन क्या होता है बेसिकली, जब बहुत सारी फर्म्स आपस में compete करती हैं, है नहीं, कि किसी चीज को कहीं पे कोई भी क्या बोलते हैं, बेईमानी नहीं होती, वो इवनली compete करती हैं। तो जब कंपटीशन होगा, जब आप किसी चीज के लिए compete कर रहे हैं, तो आप अच्छे से compete करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो अच्छे से बनाएंगे। अगर आपके कंपटीशन नहीं है, आप एक वन एंड ओनली सेलर है, मोनोपोली चली आ रही है, तो आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी देंगे, तो लोग उसको लेने के लिए एक तरीके से बाउंड हो जाते कि नहीं, अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो हमको यही लेना है। बट गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को हटाने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट लागू किया, ताकि सारी फर्म जो एक हेल्थी एनवायरनमेंट में कम्पीट कर सके बेसिकली। तो ये क्या, कंपटीशन पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट लागू किया गया था। और जो एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस है, मतलब वो बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन को रोकती हैं, ठीक है। तो कंपटीशन का उल्टा क्या हो गया, एंटी कॉम्पिटिशन। जो एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनको रोकती हैं। और अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस,
जो गवर्नमेंट की अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती है, उनका बीच में दखल अंदाजी होती, इन सब चीजों को रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। सो कंपटीशन लॉज इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन रिटन एज वेल एज ओरल एग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि रिटन होगा तभी माना जाएगा, ओरल एग्रीमेंट भी हुआ है तो भी कंपटीशन लॉ इक्वली वैलिड होगा, चाहे एंटरप्राइजेस के बीच में हो, कोई भी अरेंजमेंट या फिर पर्संस के बीच में हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अमेंड किया गया था कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 और फिर अमेंडमेंट एक्ट 2009 में। ठीक है, अमेंड किया गया था मतलब कुछ बदलाव किए गए थे, पहले 2007 में किया गया, फिर 2009 में किया गया। सो द एक्ट एस्टैब्लिशेस द कमीशन which is duty bound to protect the interest of the free and fair competition including the process of competition and as a consequence protect the interest of consumers। तो एक्ट जो है वो तो एक्ट बन गया, बस उस एक्ट के तहत क्या काम करती है, कमीशन काम करती है, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। वो कमीशन काम करती है जिसकी ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे, फ्री और फेयर कंपटीशन हो, जो प्रोसेस है उसको, जो फ्री एंड फेयर कंपटीशन मार्केट में हो वो एकदम अच्छे से हो। और अगर फ्री और फेयर कंपटीशन होगा तो एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का वो भी अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्ट के, अब ये समझ लेते हैं। टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, जो फर्म्स कंपीट कर रही हैं, एट लास्ट कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज मुहैया कराने के लिए, अगर उस कंपटीशन पर कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस है, कोई भी ऐसी चीज है जो उस पर गलत प्रभाव डाल रही है, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस एक्ट का। ओके, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को प्रमोट करना, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपटीशन होगी उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर्स को मिलेंगी। तो प्रमोट भी करना और ये देखना कि कंपटीशन सस्टेन कर रहा है ना, वो मार्केट में देखना, ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स और टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड on by the other participants in markets in India and for matters connected therewith or incidental thereto। तो जितने भी अदर पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में, ये इंश्योर करना कि उन्हें फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, उन्हें काम करना, बिजनेस करने की पूरी आजादी है, कोई बड़ी पार्टी या कोई डोमिनेंट या कोई रिच पर्सन उन्हें रोक नहीं रहा है काम करने से। तो ये बहुत ही ज्यादा चीज इंश्योर करने की जरूरत है कि कोई भी छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, वो अपने काम को इंडिया में कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो उससे कनेक्टेड जो भी मैटर्स हैं या उससे इंसिडेंटल जो भी मैटर्स हैं वो सारे कवर होते हैं इस ऑब्जेक्टिव के अंदर। ओके, सो अब आ जाते हैं यहाँ पे, पढ़ लेते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस स्टॉप्ड बाय द एक्ट। अब रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस जो है वो क्या स्टॉप की गई। रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस मींस जो चीजें आपके रिस्ट्रिक्ट करती हैं, ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो इस एक्ट के द्वारा बंद की गई, आइए जानते हैं। सबसे पहले है प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग क्या है, टू और मोर सप्लायर फिक्सेस द सेम प्राइस फॉर सप्लाई द गुड्स देन इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस। कोई मान लीजिए दो सप्लायर्स हैं, दो या दो से ज्यादा सप्लायर हैं, उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर लिया कि हाँ, मान लीजिए कोई भी उनको गुड सप्लाई करना है, उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि हाँ हम इसको 10 रुपए किलो में बेचेंगे। तो एक सप्लायर भी 10 रुपए किलो में बेचेगा, दूसरा सप्लायर भी 10 किलो में बेचेगा, तीसरा, चौथा, और ऐसे जितने भी उन्होंने ग्रुप बनाया है वो 10 रुपए किलो ही सामान बेचेंगे। तो इससे क्या प्राइस फिक्स हो गया, तो इससे क्या एक रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस हो गई है नहीं। तो इसको प्राइस फिक्सिंग बोलते हैं, जब सप्लायर जो है बहुत ज्यादा सप्लायर एक गुड को सप्लाई करने के लिए प्राइस को फिक्स कर लेते हैं। फिर है बिड रिगिंग, इफ टू और मोर सप्लायर exchange sensitive information of bid then it will also be restricted practices and against competition। मान लीजिए कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कंपीट करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, एट लास्ट वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, और अगर उसमें आप कुछ भी चीटिंग करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे कंपटीशन इफेक्ट हो तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कहलाता है,
और जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस। मींस आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसकी उसकी जो बाउंड्री आप उसको कम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो बिड रिगिंग क्या है, मान लीजिए जो बिड होती है जहां पे बोली लगती है, बोली लगने के अनुसार वो सप्लायर को वो चीज मिलती है। तो जब जो दो सप्लायर उन्होंने बोला कि हाँ हम इतने रुपए की बोली लगा रहे हैं, दूसरे सप्लायर ने उसने भी लीक कर दी बात, हम इतने रुपए की बोली लगा रहे हैं। तो कभी कभी वो लोग मिल बांट के ज्यादा बोली लगा सकते ताकि उन्हीं को मिले, या कम बोली लगा सकते हैं जिससे कि जो बोली की कीमत है, जो बिड है, वो इफेक्ट हो। तो जब वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है बोली के अंदर की, वो लोग रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिड रिगिंग। Free resale price fixation, if a producer sells the goods to the distributors on the condition that he will not sell any other price which is not fixed by the producer। तो रीसेल प्राइस फिक्सेशन क्या होता है, जब एक प्रोड्यूसर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को गुड बेचता है इस कंडीशन में कि वो कोई और प्राइस पे नहीं बेचेगा बल्कि उस प्राइस पे बेचेगा जिसको प्रोड्यूसर ने खुद फिक्स किया है। मान लीजिए हम अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया बेचने के लिए, और हमने डिस्ट्रीब्यूटर से ये शर्त रखी कि तुम उसी प्राइस पे बेचोगे, उसी कीमत पे बेचोगे जिसको मैंने बताया है, अपनी प्राइस पे तुम नहीं बेच सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस फिक्सेशन कर लिया प्रोड्यूसर ने। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस है। फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग, this is also restricted practice if a distributor purchases the goods on the condition that supplier will not supply the goods to any other distributor. Above all the activities promote monopoly, so under Competition Act these are void and action of Competition Commission will not entertain by civil court. Okay, so exclusive dealing क्या है, ये भी एक restricted practice है। क्या जब जो प्रोड्यूसर होता है वो इसी कंडीशन पे, if a distributor purchases the goods on the condition that supplier will not supply the goods to any other distributor, exclusive dealing हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर किस शर्त पे सप्लायर से सामान खरीदता है कि वो सामान सप्लायर से उसे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव डीलिंग होगी, सिर्फ दो लोगों के बीच में डीलिंग हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर ने इसी शर्त पे खरीदा कि आप दूसरे को नहीं बेचोगे। तो ये भी रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, और ये जो सारी प्रैक्टिसेस है मोनोपोली को बढ़ावा देती है, इसलिए कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत वॉइड है, इलीगल है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, इन ऑर्डर टू इंश्योर एंड टू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट। ये आपको छोटी छोटी बातें पता रहेंगी तो कितना भी टफ क्वेश्चन है एग्जाम में आप क्वेश्चन कर लोगे। फिर आते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट पे कि अब इसका मेन फीचर क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पूरा कॉम्पिटिशन एक्ट हमने कवर कर लिया। आप इतना पढ़ के जाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स कॉम्पिटिशन एक्ट से मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली क्रैश कोर्स है ऑन कॉम्पिटिशन एक्ट। तो पढ़ लेते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसके मेन फीचर क्या है। तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन और कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, ये इसके मेन फीचर्स है। या आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स बिटवीन एंटरप्राइजेस, ये आता है सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स जो कंपटीशन को रोके वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हो जाते हैं जो एंटरप्राइजेस अपने बीच में करती है। तो ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स बिटवीन एंटरप्राइजेस एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सर्विस एक्सेट्रा। तो हॉरिजॉन्टल आप जानते हैं सीधी लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल मींस सीधा, वर्टिकल मींस लंबी लाइन। हॉरिजॉन्टल मींस सीधी लाइन, बेड़ी लाइन, बेसिकली बेड़ी लाइन। तो हॉरिजॉन्टल, तो बेड़ी लाइन का मतलब क्या है, जब एग्रीमेंट होता है एंटरप्राइजेस के बीच में जो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, जिनकी सर्विसेज सेम हो। बेड़ा मतलब एक लाइन, सीधी लाइन चली जा रही, जैसे हमारी बस चलती है ना वैसे सीधी लाइन में। तो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या सेम स्टेज ऑफ सर्विस, ओके, वो उसमें हो। जैसे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज या सेल का प्राइस डिटरमाइन करना, या लिमिट या प्रोडक्शन को लिमिट कर देना है, कंट्रोल करना। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोविजन ऑफ सर्विस है, ये सारा हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में आ जाता है। फिर है वर्टिकल एग्रीमेंट। वर्टिकल एग्रीमेंट क्या है कि एग्रीमेंट एंटरप्राइजेस के बीच में जो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में हो। तो
इसमें एग्रीमेंट क्या इंक्लूड करता है? अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट इंक्लूड अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग ओरल और इन राइटिंग नॉट नेसेसरली एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? टाई इन अरेंजमेंट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील या रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो ये सब क्या है? वर्टिकल एग्रीमेंट्स के। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि क्या है टाई इन अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है, नाम से सारी चीजें पता चल रही है, बट आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होता है, सेम स्टेज ऑफ एंटरप्राइजेस में, और वर्टिकल जो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में हो, उनके बीच में होता है। ठीक है, फिर है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4 के तहत। तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मान लीजिए डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है? कोई इंसान डोमिनेंट, उसकी जो ट्रेड है या जो इंडस्ट्री है या जो पर्टिकुलर फर्म है उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी साख है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, उसके प्रोडक्ट्स हर एरिया में जाते हैं, उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है और इसी सब के चलते उसकी डोमिनेंट पोजीशन हो गई है ट्रेड सेक्टर में, तो वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं कर सकता। मतलब अब्यूज यहाँ पे ये मतलब मिसयूज नहीं कर सकता है। ओके, तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज अ प्रोहिबिटेड एक्ट। सो कोई भी एंटरप्राइज या ग्रुप है अपनी डोमिनेंट पोजीशन का बिल्कुल गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको अब्यूज नहीं करेगा। देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अंडर सबसेक्शन 1 इफ एन एंटरप्राइज और अ ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली imposes unfair और discriminatory condition in purchase or sale of goods or service or purchase price in purchase or sale including predatory price of goods and services। तो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कब होगा? जब कोई ग्रुप या कोई एंटरप्राइज डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी पे लगा देती है, अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से परचेज या सेल करती है गुड्स या सर्विसेज को। ठीक है, उनकी कंडीशन के साथ छेड़छाड़ करती है, उनकी प्राइस के साथ छेड़छाड़ करती है, तो उससे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन करेगा। ओके, सो अब आते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन पे। तो मर्जर एंड एक्विजिशन को साथ ही हम लोग कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं और ये आता है सेक्शन 5 और 6 के तहत। ओके, सो ब्रॉडली combination under the Competition Act means acquisition of control, shares, voting rights or assets, acquisition of control by a person over an enterprise where such person has direct or indirect control over another enterprise engaged in competing business। तो combination क्या होता है? Means acquisition of control। जब हम लोग कोई भी चीज combine करते हैं, कोई चीज मिलाते हैं, तो Competition Act के तहत इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग कोई चीज एक्विजिट कर लेते हैं, कोई चीज अपने अंडर कर लेते हैं, तो एक्विजिट कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं, मतलब क्या? किसी कंपनी का कंट्रोल, उसका शेयर, उसका वोटिंग राइट, उसका एसेट। ठीक है, जब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को कर लेती है और जिससे ऐसा करती है एक्विजिट कि उसका कंट्रोल उसके पास आ जाता है, तो उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। And mergers and amalgamation between or amongst enterprises when the combining parties exceeds the threshold set in the act. The thresholds are specified in the act in terms of assets or turnover in India and outside India. तो जब वो threshold limit क्रॉस हो जाती है तब वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए, और वो मिलके अपना क्या मर्ज कॉम्बिनेशन बना लेते हैं बेसिकली। तो ये कॉम्बिनेशन किस किस टाइप का होता है? Horizontal combination, these are those that are between rivals and are most likely to cause appreciable adverse effect on competition। Okay, so horizontal combination क्या होता है? जो rivals होते हैं, जो basically दुश्मन होते हैं, उनके बीच में जो rivalry होती है उसका ये जो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं उसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी दैट इज एसीसी दामोदर सीमेंट के साथ मिल गई, मर्जर हो गया उनका, एक दूसरे को एक्विजिट कर लिया। ठीक है, मर्जर मतलब कॉम्बिनेशन हो गया ना। अब जैसे बोलते हैं ना एक से भले दो, तो जहां पे एक कंपनी अपना राज चला रही थी, दो पावरफुल कंपनीज आपस में मिल गई हैं, तो सोचो उनके पास कितना पावर आ जाएगा, उनकी सारी एसेट्स, सारा शेयर, सब कुछ एक साथ मिल गया है। तो इसी कॉम्बिनेशन को जो है वो रोकता है कंपटीशन एक्ट, कि ऐसे कॉम्बिनेशन को रोकता है जो कि हानिकारक है हमारी इकोनॉमी के लिए।
वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या है? वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऐसे इंटरप्राइजेस के बीच में होते हैं जो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हो और इनका जो है लेस एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हॉरिजॉन्टल का ज्यादा पड़ता है और इसका कम पड़ता है, जैसे कि टाइम वार्नर इनकॉर्पोरेटेड एंड टर्नर कॉर्पोरेशन। तो जो अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हो अगर वो कंबाइन करते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपटीशन पे गलत, बट हॉरिजॉन्टल का बहुत पड़ता है। तो जैसे टाइम वार्नर कंपनी और टर्नर कॉर्पोरेशन अगर कंबाइन करते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। फिर कॉन्ग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन, ये ऐसे इंटरप्राइजेस के बीच में होता है जो जिनकी सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं होता है। मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं सीमेंट का और हमने किसी रेडियो कंपनी के साथ कंबाइन कर लिया तो वो कॉन्ग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्योंकि हमारा सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। और इसका क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। हॉरिजॉन्टल का बहुत ज्यादा है, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल से कम है और कॉन्ग्लोमेरेट का सबसे कम है। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अलग है, वॉल्ट डिज्नी एकदम अलग है। अगर ये दोनों कंबाइन करते तो इसको कॉन्ग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन बोलेंगे क्योंकि इनकी लाइन ऑफ बिजनेस अलग अलग है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट के तहत इसको डिफाइन किया गया। फिर है कंपटीशन एडवोकेसी। अब ये क्या है, सेक्शन 49 के तहत आती है। The aim of competition advocacy is to foster conditions that will lead to a more competitive market structure and business behavior without the direct intervention of the competition law authority, namely the CCI. तो competition advocacy क्या है? ऐसी कंडीशन को फोस्टर करना जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर बनाए और बिजनेस बिहेवियर बनाए, ताकि जो सीसीआई है उसको ज्यादा इंटरफेयर ना करना पड़े। ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है ताकि ऐसी कंडीशन को फोस्टर किया जाए कि बिना सीसीआई के इंटरवेंशन की चीजें सही हो जाए। फॉर प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिशन एडवोकेसी एंड क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अबाउट द कॉम्पिटिशन इश्यूज द कमीशन में टेक सुटेबल मेजर्स टू। तो कॉम्पिटिशन एक्विजिसी को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए कमीशन क्या कर सकती है, कॉम्पिटिशन एडवोकेसी को प्रमोट करेगी, पब्लिक को अवेयर करेगी, जनता को अवेयर करेगी और ट्रेनिंग देगी कंपटीशन के बारे में कि हाँ कैसे क्या चीजें होती हैं। कंपटीशन को बेसिकली एडवोकेट करना, उसकी वकालत करना, उसको ज्यादा प्रमोट करना। ओके, तो द कमीशन शैल रेंडर ओपिनियन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी लॉ ऑन कंपटीशन। सीसीआई इज रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन इन 60 डेज। तो जो कमीशन है वो एक अपना ओपिनियन, एक अपना विचार देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पॉलिसी और लॉ कैसा चल रहा है। तो सीसीआई जो है कंपटीशन के बारे में जो भी उसको ओपिनियन देना होता है वो 60 डेज में देना होता है और इसका सेक्शन 49 होता है। ओके, सो गाइज दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो। मे बी आई वाज टू फास्ट बिकॉज बहुत ही ज्यादा चीजें कवर करनी थी और वीडियो तब भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि कोई पढ़ाई कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती। अगर आपको कोई भी इसको क्लियर करना है तो इसको आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप जहां से पढ़े हैं। तो लंबे वीडियोस की आदत डालिए। कोई आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है तो उसको पूरे खुले दिल से अप्रिशिएट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो और ऑब्वियसली शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे क्रैश कोर्सेज लाने के लिए मेक श्योर आप कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो कैसा लगा। और यस, इफ यू वांट द नोट्स ऑन कॉमर्स तो ऊपर यहाँ पे नंबर दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट ऑल द वैलिड डिटेल्स। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।